हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, फेज़ रूल। ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ से आप गेट में तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ये आप एक डायग्राम बना के दे देगा बाइनरी का या टर्नरी का, ठीक है। और आपको कंपोनेंट देख रहे हैं, फेजेस देखनी है, देन डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछ लेते हैं बहुत बार। और CSIR नेट में भी क्वेश्चन आया है काफ़ी बार यहाँ से। एंड आप अगर किसी भी MSc एंट्रेंस लेवल की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। वहाँ पे भी इस टॉपिक से बहुत बड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मीन्स वो पूछ लेगा आपसे यार कि लिक्विडस क्या होता है, सॉलिडस क्या हुआ, पेरिटेक्टिक क्या होता है, यूटेक्टिक क्या होता है, ठीक है। एक्सटेंसिव वेरिएबल क्या है, इंटेंसिव वेरिएबल क्या है, फेज किसको बोलते हैं, कंपोनेंट क्या होता है, ठीक है। मतलब कुछ भी अगर बेसिक क्वेश्चन बनाना है तो ऐसे क्वेश्चन बना के दे देगा, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको जियो पॉइंटर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, वहाँ से आप लिंक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, सो डैट आपके पास कंटिन्यूसली कंटेंट पहुँचता रहे, ठीक है। ओशनोग्राफी एंड क्लाइमेटोलॉजी की लेक्चर सीरीज चली रही है, वो भी मैं वीडियो लेक्चर अपलोड करूँगा, ठीक है। तो आज इस टॉपिक पे डिस्कस कर लेते हैं एक बार फेज रूल पे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिस्टम। अब सिस्टम को ऐसे समझो, एक मैग्मा चैम्बर है जिसमें हमारा मैग्मा का क्रिस्टल का क्रिस्टलाइजेशन हो रहा है, ठीक है। जहाँ पे हमारे क्रिस्टल फॉर्म, यहाँ पे हमारा क्रिस्टल फॉर्म हो रहे हैं, तो ए मैग्मा चैम्बर, ठीक है। इट इज़ अ मैग्मा चैम्बर। सिस्टम क्या है? इट इज़ अ मैग्मा चैम्बर इन विच द क्रिस्टलाइजेशन टेक प्लेस। अब सिस्टम भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, एडियाबैटिक सिस्टम। अब ओपन सिस्टम क्या होता है कि जिसमें हमारा मास एंड एनर्जी क्या हो सके, चेंज हो सके, उसको बोलते हैं ओपन सिस्टम। क्लोज सिस्टम क्या होता है? जिसमें हमारा केवल एनर्जी ट्रांसफ़र हो, मास ट्रांसफ़र ना हो सके, उसको बोलते हैं क्लोज सिस्टम। और एडियाबैटिक सिस्टम में क्या होता है कि हमारा ना तो उसमें एनर्जी चेंज हो, ना उसमें मास चेंज हो, ठीक है। उसको बोलते हैं एडियाबैटिक सिस्टम। अब बात करते हैं एक्सटेंसिव वेरिएबल्स की। अभी थोड़ी डेफिनेशंस चल रही हैं, हो सकता है अब थोड़ा बोरिंग लगे, लेकिन आगे मैं डायग्राम से डिस्कस करूँगा सब चीज़ें, तो काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा आपको, ठीक है। ये थोड़े डेफिनेशन है, ये आप साथ साथ में लिख लेना इनको नोट्स बनाने के लिए। एक्सटेंसिव वेरिएबल क्या होता है? एक्सटेंसिव वेरिएबल डिपेंड अपॉन ऑन द क्वांटिटी ऑफ द मटेरियल। जो एक्सटेंसिव वेरिएबल होते हैं वो डिपेंड करते हैं क्वांटिटी ऑफ द मटेरियल की क्वांटिटी पे डिपेंड करते हैं इन द सिस्टम। और इसके एग्जांपल क्या क्या है? जैसे हमारा मास हो गया, वॉल्यूम हो गया, ठीक है। ये सब इसके एग्जांपल है और इन सबको क्या बोलते हैं? एक्सटेंसिव वेरिएबल्स बोलते हैं। इंटेंसिव वेरिएबल क्या है? ये हमारे क्या करते हैं, सिस्टम पे डिपेंड नहीं करते। इंटेंसिव वेरिएबल्स डोंट डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द सिस्टम। इनके एग्जांपल क्या क्या हैं? जैसे हमारा प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया एंड डेंसिटी हो गया। तो प्रेशर, टेम्परेचर एंड डेंसिटी ये सब हमारे क्या है? इंटेंसिव वेरिएबल्स हैं। और मास, वॉल्यूम, नंबर ऑफ द मोल्स ये सब हमारे क्या है? एक्सटेंसिव वेरिएबल है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना कि अगर हम दो एक्सटेंसिव वेरिएबल को डिवाइड करते हैं तो इक्वल टू हमेशा इंटेंसिव वेरिएबल आएगा, ठीक है। अगर दो एक्सटेंसिव वेरिएबल को हम क्या, दो एक्सटेंसिव वेरिएबल्स का रेशो हमारा क्या होता है? इंटेंसिव वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने लिखा हुआ है, देख लेना। अब आगे बात करते हैं, फेज़ की बात करते हैं। फेज़ क्या होता है? कुछ देखो, फेज़ वही होता है जो हम पढ़ते आ रहे हैं आज तक, जैसे लिक्विड, सॉलिड एंड गैस, ठीक है। तो ए फेज़ एज द टाइप ऑफ द फिजिकल डिस्टिंक्ट मटेरियल इन अ सिस्टम दैट इज़ मैकेनिकली सेपरेबल। ये बात ध्यान रखना, जो फेज़ है वो हमारा मैकेनिकली सेपरेबल होना चाहिए फ्रॉम द रेस्ट। एंड ए फेज़ में भी मिनरल, जो हमारा फेज़ है वो मिनरल भी हो सकता है, वो गैस भी हो सकता है, वो हमारा सॉलिड भी हो सकता है, ठीक है। मिनरल, लिक्विड, गैस और एंड एमोर्फस सॉलिड सच एज ग्लास। तो इस टाइप के हमारी, इन टाइप्स की हमारी क्या हो सकती है? फेज़ हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट बात लिखी है इसने, ए पॉइंट ऑफ आइज इज़ अ सिंगल फेज। अगर एक आइस, एक पीस ऑफ आइस है, उसको हम सिंगल फेज बोलेंगे, ठीक है। वेयर एज द आइस वाटर, अगर मेरा आइस एंड वाटर है, ठीक है, बर्फ एंड वाटर है, तो उसको क्या बोलेंगे? वो हमारे टू फेजेज है, क्योंकि आइस हमारा मैकेनिकली सेपरेबल है ना उसमें से, ठीक है। तो अगर अकेला आइस है तो हमारी क्या है? सिंगल फेज है। एंड आइस एंड वाटर है तो हमारी क्या है? उसकी टू फेजेज हैं। एक तो हमारा आइस हो गया, दूसरा हमारा क्या हो गया? वाटर हो गया, ठीक है। फेज समझ में आपके आ गया कि फेज किसको बोलते हैं? इसको हम फाई से या पी से डिनोट करते हैं, ये बात ध्यान रखना, ठीक है भाई। चलो अब कंपोनेंट की बात करते हैं।
अ कंपोनेंट इज़ द केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स सच एज, ये हमारा केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं जैसे बेसिकली अब सच एज Si, H2O, O2, SiO2 और NaAlSi3O8, ठीक है। ये हमारे ऐसे केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं और ये हमारा मिनिमम होने चाहिए, और मिनिमम इतनी होनी चाहिए कि हमारा मिनिमल कंपोनेंट हो जो हमारा डिफाइन कर दे सिस्टम को और इसकी ऑल फेजेस को। ऐसी इसकी डेफिनेशन है, ए कंपोनेंट डिफाइन द नंबर ऑफ द कंपोनेंट्स सच एज द मिनिमम नंबर ऑफ द केमिकल स्पीसीज रिक्वायर्ड टू कम्प्लीटली डिफाइन द सिस्टम एंड इट्स फेजेस, ठीक है। तो जो हमारे कंपोनेंट है ना वो मिनिमम होनी चाहिए और जो डिफाइन कर दे हमारे इंटायर सिस्टम को और उसकी फेजेस को, ठीक है, जो कम्प्लीटली डिफाइन कर दे हमारा सिस्टम को एंड इसकी फेजेस को। और वो कैसे करते हैं, देखो इसको इस एग्जांपल से समझो आप। जैसे फॉर एग्जांपल आइस एंड वाटर, आइस एंड वाटर है थ्रू आउट 2 फेजेस, इसकी 2 फेजेस हैं बट 1 कंपोनेंट, लेकिन इसका कंपोनेंट क्या है, 1 कंपोनेंट होता है। क्या होता है वो, H2 होता है। देखो कंपोनेंट तो H2 हो गया, होच पोच मत होना बिल्कुल भी यार। कंपोनेंट मीन्स हमारा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, जैसे हमारा SiO2, H2O, ठीक है, जैसे ऐसे डिनोट कर रहे हैं ना, तो कंपोनेंट मीन्स हमारा इसका, जैसे मैं आइस एंड वाटर ले रहा हूँ, ठीक है, आइस वाटर ले रहा हूँ, इसका कंपोनेंट क्या हुआ, H2O हो गया, इसकी फेजेस क्या हो गए, आइस, इसके क्या हो गई, फेज हो गए, ठीक है, आइस एंड वाटर 2 फेज हो गए इसकी, ठीक है। तो 2 तो उसकी फेज है, आइस एंड वाटर तो 2 तो उसकी फेज है, लेकिन इसका कंपोनेंट क्या है, H2O है। तो केवल अकेला ही H2O क्या कर रहा है, आइस को भी डिफाइन कर रहा है, बर्फ़ को भी डिफाइन कर रहा है एंड वाटर को भी डिफाइन कर रहा है, केवल मेरा एक फेज। इसकी डेफिनेशन हमारी ऐसी है। लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसको, हम लोग ऐसे डिफाइन, इसकी हम 2 कंपोनेंट भी ले सकते थे, मीन्स मैं H को अलग ले लेता और सॉरी ऑक्सीजन को अलग ले लेता। लेकिन कंपोनेंट की डेफिनेशन क्या है, कंपोनेंट की डेफिनेशन क्या है कि हमारा कंपोनेंट मिनिमम होना चाहिए। इसलिए हम इन दोनों को डिफाइन करने के लिए, आइस एंड वाटर डिफाइन करने के लिए हम H2O को लेते हैं, केवल एक कंपोनेंट लेंगे हम, अलग अलग नहीं लेंगे कि भाई हम H को और O को अलग अलग नहीं लेंगे हम। जो हमारी डेफिनेशन है हमारे लिए प्रीफर करता है H2O क्या करेगा, दोनों को डिफाइन कर रहा है हमारा, आइस को भी एंड वाटर को भी। वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। और ऐसे हमारा इसके केस में, प्लेजियोक्लेज के केस में होता है, प्लेजियोक्लेज के केस में हम एल्बाइड और एनोथाइड को लेते हैं, जो हमारा पूरा प्लेजियोक्लेज का क्या करता है, डिफाइन कर देता है, ठीक है। ये डेफिनेशन देख लेना, थ्योरी मैंने लिखी हुई है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। एक बात ध्यान रखना, कंपोनेंट इज़ नॉट अ मिनरल। कंपोनेंट जो हमारे जो कंपोनेंट होते हैं ये मिनरल नहीं है, ये कंपोनेंट एक अलग चीज़ होती है एंड मिनरल हमारी एक अलग चीज़ होती है। कंपोनेंट इज़ डिफरेंट एंड मिनरल इज़ डिफरेंट, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया सिस्टम क्या होता है, ओपन सिस्टम क्या होता है, क्लोज सिस्टम क्या होता है, एडिबेटिव सिस्टम क्या होता है, कंपोनेंट किसको बोलते हैं, फेज किसको बोलते हैं। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम देखते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ अ सिस्टम एज द नंबर, डिग्री ऑफ फ्रीडम को देखते हैं। देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम इज अ मिनिमम नंबर ऑफ द इंटेंसिव वेरिएबल्स दैट डिफाइन द स्टेट ऑफ द सिस्टम। हमारा क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम वो है, वो मिनिमम नंबर ऑफ द इंटेंसिव वेरिएबल जो डिफाइन कर दे हमारा, जो कम्प्लीटली डिफाइन कर दे स्टेट ऑफ द सिस्टम को, उसको बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलते हैं उसको। अब कैसे डिफाइन करता है, क्या इंटेंसिव वेरिएबल है, कैसे सिस्टम को डिफाइन कर रहा है, ठीक है, ये बात समझ में नहीं आ रही अभी तक आपके। तो अभी आगे मैं डायग्राम आपके सामने डिस्कस करूँ, वन कंपोनेंट सिस्टम को भी डिस्कस करेंगे, वहाँ पे मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको निकाल के दिखाऊंगा, कैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम निकलता है और कैसे वो हमारा डिफाइन कर रहा है सिस्टम को, ठीक है। वो अभी आगे जाके डिस्कस कर लेंगे। अभी आप ये फेज रूल का ये जो फॉर्मूला होता है वो होता है F=C-5+2, ये ध्यान में रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी से आपका क्या होगा, हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम निकलेगी। अगर आप इस टॉपिक को फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, PSC के स्टूडेंट्स हैं, तो इस टॉपिक को, इस फॉर्मूले को आप लर्न कर लो, F=C-5+2। यहाँ पे क्या होगा, इसमें हम क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे कि कंपोनेंट देख लेंगे, ठीक है, कंपोनेंट देख लेंगे, कंपोनेंट की वैल्यू कितनी है, देन फेज देख लेंगे कितनी हमारी फेज बन रही है, ठीक है। अगर हमारी आइसोबैरिक कंडीशन है, आइसोबैरिक कंडीशन मतलब, आइसोबैरिक मतलब हमारा प्रेशर कांस्टेंट एंड आइसोथर्म मीन्स हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट। तो आइसोबैरिक कंडीशन में क्या लेंगे हम, 2 नहीं लेंगे, यहाँ पर क्या लेंगे हम, 1 लेंगे, ये बात ध्यान रखना। और हमेशा क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, F=C-5+2 वेयर
फाई इज़ द फेज, फाई हमारा फेज है, सी हमारा कंपोनेंट है, और एफ क्या है, एफ इज़ द डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये बात बताओ समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, ये सब कुछ इस फॉर्मूले पर डिपेंड है भाई, ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है ना, ये सब कुछ इसी का चक्कर चलेगा आगे जाके। अब हम क्या करेंगे, डायग्राम को डिस्कस करेंगे। ये तो अभी तक कुछ डेफिनेशन थी, फेज क्या हुआ, कंपोनेंट क्या हुआ, इंटेंसिव वेरिएबल क्या हुआ, एक्सटेंसिव वेरिएबल क्या हुए, ठीक है। देन हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो एफ इज इक्वल टू सी माइनस 5+2। अब चलते हैं आगे। अब मैं बात कर रहा हूँ वन कंपोनेंट सिस्टम की। देखो यहाँ से समझने की कोशिश करना यार, डायग्राम थोड़ा अच्छा नहीं है, लेकिन जो सिखा रहा हूँ यार वो सीख लेना आप लोग। देखो पेन कर लेते हैं। पहले जो मैंने एक्स एक्सिस पर लिखा हुआ है 600, 1000, 1400, 1800, 2200, 2600, ये क्या है, टेम्परेचर है। और वाई एक्सिस पे प्रेशर है 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है। ये हमारा प्रेशर क्या कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है। नीचे अल्फा क्वार्ट्ज, बीटा क्वार्ट्ज, ट्रिडेमाइट, क्रिस्टोबलाइट एंड लिक्विड एंड कोइसाइट है, ठीक है। ऐसे करके हमारा क्या है, क्वार्ट्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है हमारा इसमें, ठीक है। अब ठीक है, दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो टेम्परेचर है, ये क्या है, टेम्परेचर है। यहाँ पे प्रेशर है, ठीक है। अब पॉइंट ए पे आप आ जाओ, यहाँ पे मैं फेज रूल लगाना स्टार्ट करूँगा। अब सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पे कंपोनेंट कितने हैं। कंपोनेंट तो यहाँ पे एक ही है, SiO2 क्वार्ट्ज है, ठीक है। तो कंपोनेंट तो यहाँ पे हो गया एक, ठीक है। अब मैं पॉइंट ए की बात कर रहा हूँ। पॉइंट ए आपको दिख रहा है, पॉइंट ए ये वाला पॉइंट ए। इस पॉइंट ए पे देखो आप फेज कितने हैं, पॉइंट ए पे फेज कितने हैं। पॉइंट ए पे केवल एक फेज है, हमको यहाँ पे कोई साइड मिल रहा है, ठीक है। तो फेज कितने हो गए, एक हो गया। कंपोनेंट क्या है, कंपोनेंट इसका देखो पूरे क्वार्ट्ज का केमिकल कंपोजिशन क्या होता है, SiO2। तो कंपोनेंट क्या हो गया, कंपोनेंट की वैल्यू भी 1 हो गई। एंड फेज कितना हो गया, फेज भी हमारा क्या हो गया, यहाँ पे 1 है, कोई साइड मिल रहा है एट पॉइंट ए। पॉइंट ए में क्या कोई साइड मिल रहा है हमारा पॉइंट ए पे। तो यहाँ पे फाई की वैल्यू भी 1 हो गई एंड सी की वैल्यू भी 1 हो गई। तो यहाँ पे हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे हम F इजकल टू सी माइनस 5+2। तो सी की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई, सी की वैल्यू 1 हो गई, देन सी की वैल्यू 1, देन फाई की वैल्यू 1 और 2, ठीक है। फॉर्मूला था ना हमारा F इजकल टू सी माइनस 5+2। तो यहाँ से हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या निकल के आई, यहाँ पे हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम निकल के आई 2। तो F की वैल्यू निकल के आ गई यहाँ पे हमारी 2। अब इस डिग्री ऑफ फ्रीडम को समझो। इस डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 का मतलब क्या हुआ, देखो अगर मैं इंडिपेंडेंटली, डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब 2 का है, अगर मैं इंडिपेंडेंटली दो वेरिएबल्स को अगर चेंज कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, दो वेरिएबल्स को इंडिपेंडेंटली क्या कर सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ, देखो यहाँ इस डायग्राम में समझो आप इसको। मैं केवल पॉइंट ए की बात कर रहा हूँ पहले। देखो पॉइंट ए पहले मेरा कहीं पे यहाँ पे था, तो अगर मैं दो वेरिएबल कौन कौन से मेरे, वो मेरे टेम्परेचर एंड प्रेशर है। अगर मैं प्रेशर को और टेम्परेचर को इंडिपेंडेंटली चेंज करूँ ना कुछ एरिया तक, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैं चेंज कर रहा हूँ, मैं इस पॉइंट पे आ गया। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे कोई साइड मिल रहा है। अगर मैं इस पॉइंट पे पहुँच जाता हूँ, इस पॉइंट पे मुझे कोई साइड मिलेगा। अगर मैं इस पॉइंट पे पहुँच जाता हूँ तब भी मुझे कोई साइड मिलेगा। अगर इस पॉइंट पे पहुँच जाता हूँ तब भी मुझे कोई साइड मिल रहा है। कैसे मिल रहा है वो, देखो इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ पहले, इस वाले पॉइंट की। यहाँ पे प्रेशर चेंज हो गया एंड टेम्परेचर चेंज हो गया, लेकिन मिल तो मुझे वही मिल रहा है, वही कोई साइड ही मिल रहा है ना मेरे को। और अगर मैं इस पॉइंट पे चला जाता हूँ, अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं इस पॉइंट पे की बात कर रहा हूँ। इस पॉइंट पे मैं आने के बाद में देखो प्रेशर चेंज हो गया, टेम्परेचर चेंज हो गया।
लेकिन मेरे को क्या मिल रहा है, मिनरल मेरे को क्या मिल रहा है, वही मिल रहा है, कोई ही मिल रहा है। तो कहने का मतलब क्या है कि मैं इस पॉइंट पे इंडिपेंडेंटली एफ इज इक्वल टू का मतलब क्या है, एफ इज इक्वल टू का मतलब है कि मैं इस पर्टिकुलर एरिया में मैं दो वेरिएबल को इंडिपेंडेंटली क्या कर सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ, और उन वेरिएबल्स को चेंज करने की वजह से मेरे को मिलेगा क्या, कोइंसाइड मिलेगा। ठीक है, आप इस पॉइंट पे देख लो, इस वाले पॉइंट पे यहाँ पे देखो टेम्परेचर चेंज हो गया, प्रेशर चेंज हो गया, लेकिन मिनरल क्या मिल रहा है, मिनरल मुझे वही मिल रहा है, कोई साइड मिल रहा है। तो मतलब क्या है, एफ इजिकल टू का मतलब हुआ यहाँ पे मैं दो वेरिएबल को क्या कर सकता हूँ, इंडिपेंडेंटली चेंज कर सकता हूँ। ठीक है भाई, वही चीज़ मैंने लिखी हुई है, वी कैन इंडिपेंडेंटली चेंज द टेम्परेचर एंड प्रेशर इन एवरी कंडीशन ऑफ, वी कैन चेंज इंडिपेंडेंटली टेम्परेचर एंड प्रेशर इन एवरी कंडीशन वी गोट कोइंसाइड। अब मैं इसमें जो है अगर टेम्परेचर एंड प्रेशर को चेंज कर रहा हूँ किसी भी कंडीशन में, हर कंडीशन में मुझे क्या मिलेगा, कोइंसाइड ही मिलेगा। ठीक है, ये मतलब हुआ एफ इजिकल टू टू का। अब बी पॉइंट पे आ जाओ आप, बी पॉइंट पे देखो क्या हो रहा है। बी पॉइंट पे सबसे पहले मुझे बताओ कंपोनेंट कितने हैं, कंपोनेंट तो एक ही है, तो एफ सी की वैल्यू तो हो गई 1। अब बी पे देखो क्या मिल रहा है, बी पे फेज दो हैं मेरे यहाँ पे, बी पे क्या है, फेज दो हैं, क्योंकि देखो कोइंसाइड इसके यहाँ पे क्या बोल रहा है, मैं कोसाइड एंड अल्फा क्वाड्स दोनों साथ साथ बन रहे हैं। तो यहाँ पे जो हमारी फेज कितना हो गई, फेज हो गई 2, तो हमारी फाई की वैल्यू या पी की वैल्यू हो गई 2। एंड फॉर्मूला मैंने लगाया कि एफ इजिकल टू 1 माइनस 2 प्लस 2, तो एफ की वैल्यू निकल के आ गई 1। तो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ एफ इजिकल टू 1 का मतलब क्या है कि यहाँ पे मैं केवल एक चीज़ को चेंज कर सकता हूँ, केवल मैं एक वेरिएबल को इंडिपेंडेंटली चेंज कर सकता हूँ, वो क्या है हमारा, वो है टेम्परेचर। देखो प्रेशर अगर मैं चेंज कर दूंगा, प्रेशर चेंज करने का भाई, चेंज करने का मतलब क्या है, चेंज करने का मतलब है कि मैं यहाँ से जैसे बी पॉइंट है ना, अगर मैं प्रेशर चेंज करूँ, प्रेशर को मैं इंक्रीज़ करूँगा या डिक्रीज़ करूँगा, अगर मैं यहाँ पे पहुँच गया तो जो मुझे मिनरल यहाँ पे मिल रहा है, जो मुझे मिनरल यहाँ पे मिल रहा है वो मुझे यहाँ पे नहीं मिलेगा। अगर मैं यहाँ पे पहुँच गया, ठीक है, तो जो मिनरल मुझे, जो मेरे को फेजेस, मिनरल के फेज मुझे यहाँ पे मिल रहे थे वो मुझे यहाँ पे नहीं मिलेंगे, क्योंकि मेरा क्या हो गया, प्रेशर चेंज हो गया। तो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, एफ इजिकल टू टू का 1 का मतलब ये है कि मैं यहाँ पे केवल एक ही वेरिएबल को इंडिपेंडेंटली चेंज कर सकता हूँ, या मेरा इस सिस्टम को डिफाइन करने के लिए, इस पर्टिकुलर पॉइंट को डिफाइन करने के लिए हमारा केवल एक वेरिएबल की ज़रूरत है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, मैं प्रेशर को चेंज नहीं कर सकता, लेकिन टेम्परेचर को चेंज कर सकता हूँ मैं। इस लाइन के अलोंग अगर मैं, इस लाइन के अगर मैं अलोंग जा रहा हूँ ऐसे, ठीक है, तो टेम्परेचर इस लाइन के अलोंग मैं कितना भी चला जाऊँ तो टेम्परेचर तो चेंज हो रहा है मेरा। यहाँ पे टेम्परेचर वाली ये वाला लाइन टेम्परेचर है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो मेरे को क्या मिल रहा है कि मेरे को क्या मिलेगा, जो इस लाइन के अलोंग मुझे वही मिनरल मिलता चला जाएगा, जो यहाँ पे मिल रहा है वही मुझे यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, जो मुझे यहाँ पे मिल रहा है वो यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे वही मिलेगा, यहाँ पे वही मिलेगा, यहाँ पे वही मिलेगा। तो मतलब क्या है कि मैं यहाँ पे केवल एक वेरिएबल को क्या कर सकता हूँ, इंडिपेंडेंटली चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, अब पॉइंट सी की बात करते हैं, पॉइंट सी की। पॉइंट सी पे बताओ मुझे कि कंपोनेंट कितने हैं, कंपोनेंट तो मेरे वही है, कंपोनेंट तो मेरे यहाँ पे बन ही रहेंगे। और यहाँ पे क्या है हमारा, पॉइंट सी पे मेरा कोइंसाइड भी मिल रहा है, बन रहा है, फॉर्म हो रहा है, कोसाइड का क्रिस्टल भी बन रहा है, अल्फा क्वाड का क्रिस्टल भी बन रहा है, एंड बीटा क्वाड्स का क्रिस्टल भी बन रहा है। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हो गए, यहाँ पे यहाँ पे फेजेस कितने हो गए, यहाँ पे फेज हो गए हमारे 3, कोसाइड हो गया 1, अल्फा क्वाड्स, बीटा क्वाड्स, तो यहाँ पे फाई की वैल्यू हो गई हमारी 3। ठीक है, तो फॉर्मूला लगाओ अब आप एट पॉइंट सी, तो सी पे होगा हमारा एफ इजिकल टू 1 माइनस 3 प्लस 2, तो एफ़ की वैल्यू हो गई यहाँ पे हमारी 0। तो देखो एफ इजिकल टू जैसे 0 है ना, इसका मतलब है कि मैं यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे किसी भी वेरिएबल को इंडिपेंडेंटली चेंज नहीं कर सकता हूँ। अगर मैं प्रेशर चेंज कर रहा हूँ, या टेम्परेचर चेंज कर रहा हूँ, तो मैं इस पॉइंट सी से इधर उधर चला जाऊँगा, तो यहाँ पे पहुँच जाऊँगा, या यहाँ पे चला जाऊँगा, या यहाँ पे चला जाऊँगा, या यहाँ पे चला जाऊँगा, लेकिन जो मिनरल्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं वो यहाँ पे नहीं मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे नहीं मिलेंगे, यहाँ पे नहीं मिल सकते। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि मैं इंडिपेंडेंटली यहाँ पे कोई भी वेरिएबल को चेंज नहीं कर सकता हूँ। ठीक है भाई, इंडिपेंडेंटली मैं किसी वेरिएबल को यहाँ पे चेंज नहीं कर सकता हूँ, ये बात ध्यान रखना। तो बात समझ में आई कुछ?
जैसा होच पोच हो रहा है। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी हुई है कि एट पॉइंट ए वी कैन इंडिपेंडेंटली चेंज टेम्परेचर एंड प्रेशर। एट पॉइंट बी वी कैन चेंज ओनली वन वेरिएबल इंडिपेंडेंटली। हम लोग क्या कर सकते हैं, पॉइंट बी पे हम केवल एक कंपोनेंट को इंडिपेंडेंटली चेंज कर सकते हैं। एंड एट पॉइंट सी नो वेरिएबल चेंज, हम क्या कर सकते हैं, किसी वेरिएबल को चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, या इस सिस्टम को डिफाइन करने के लिए, इस पर्टिकुलर पॉइंट को डिफाइन करने के लिए हमें किसी भी वेरिएबल की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं बाइनरी सिस्टम की। यहाँ से हमारा असली सिस्टम शुरू होता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, क्वेश्चन भी आते हैं बाइनरी सिस्टम से, बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से समझना। अभी आपको थोड़ा बेसिक आइडिया तो आ गया होगा ना कि हम कैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल लें, कैसे क्या कंपोनेंट हुआ, क्या हमारा फेज हुआ, क्या हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम हुआ। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं बाइनरी सिस्टम को। अब देखो, जो बाइनरी सिस्टम है ये 2 टाइप्स का होता है। वन, जो पहला टाइप है इसका विद सॉलिड सॉल्यूशन, एंड सेकंड टाइप है इसका विदाउट सॉलिड सॉल्यूशन। तो बाइनरी सिस्टम हमारा 2 टाइप्स का हुआ। फर्स्ट है विद सॉलिड सॉल्यूशन एंड सेकंड हो गया विदाउट सॉलिड सॉल्यूशन। अब विद सॉलिड सॉल्यूशन का मतलब क्या है, इसको समझो। इसका मतलब है कि अगर मेरा मेल्ट का कंपोजिशन XY है, ठीक है, अगर मेल्ट का कंपोजिशन XY है ना, अगर मेल्ट का कंपोजिशन क्या है, XY है, तो जो उससे सॉलिड बनेगा ना उसका कंपोजिशन भी क्या होगा, XY ही होगा। ठीक है, जो मेल्ट का कंपोजिशन है वही हमारा क्या है, मतलब उसी XY कंपोजिशन मेल्ट का है, और हमारा जो सॉलिड है उसमें क्या हो रहा है कि XY का, X और Y दोनों कंपोनेंट, जो हमारे दोनों X और Y है, दोनों क्या बोल रहे हैं, मिक्स होकर हमारा, दोनों का मिक्सअप होने से हमारा क्या बन रहा है, सॉलिड बन रहा है। तो मीन्स इस तरीके के सॉल्यूशन को बोलते हैं हम विद सॉलिड सॉल्यूशन, जिसमें हमारा X एंड Y क्या है, दोनों मिक्स हो रहे हैं आपस में। ठीक है, विदाउट सॉलिड सॉल्यूशन में क्या होता है, विदाउट सॉलिड सॉल्यूशन में होता है कि अगर मेल्ट का कंपोजिशन XY है, ठीक है, मीन्स उसमें X एक अलग मिनरल है, Y एक अलग मिनरल है, तो जब क्रिस्टलाइजेशन उनका होना स्टार्ट होगा उसका, ठीक है, जब उनका सॉलिड बनना स्टार्ट होगा तो X का जो हमारा क्रिस्टल बनेगा, सॉलिड बनेगा, वो अलग बनेगा, एंड Y का जो हमारा सॉलिड बनेगा वो अलग बनेगा। तो इसको बोलते हैं हम विदाउट सॉलिड सॉल्यूशन। ठीक है, मीन्स हमारा इसमें मिक्सअप नहीं होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, हमारा मिक्सअप नहीं होगा, X का क्रिस्टल अलग बनेगा, Y कंपोजिशन का क्रिस्टल हमारा अलग बनेगा। कैसे बनेगा डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे, फिलहाल मैं आपको समझाने के लिए मैंने XY कंपोजिशन लिए थी कि ठीक है, कोई मेल्ट है जिसमें X एक डिफरेंट मिनरल है, Y एक डिफरेंट मिनरल है। विद सॉलिड सॉल्यूशन में क्या होगा कि X एंड Y दोनों कंपोजिशन क्या होंगे, ये हमारे दोनों कंपोजिशन क्या करेंगे, मिक्सअप हो जाएंगे, मिक्स होने के बाद में एक सॉलिड बनाएंगे। और विदाउट सॉलिड सॉल्यूशन में क्या होगा कि हमारा ये डिफरेंट एक्स का क्या होगा, डिफरेंट सॉलिड बनेगा, और वाई का क्या होगा, सेपरेट मिनरल बनेगा। ठीक है, अब आगे डिस्कस करते हैं। कुछ और बेसिक डेफिनेशन देख लेते हैं। लिक्विडस क्या होते हैं, लिक्विडस इज द लाइन विच इज सेपरेट द लिक्विड विच सेपरेट लिक्विड फ्रॉम द लिक्विड प्लस क्रिस्टल। एक लाइन होती है जो सेपरेट करती है हमारे लिक्विड को एंड लिक्विड प्लस क्रिस्टल को। अभी डायग्राम में आपको बता दूंगा मैं। सॉलिडस क्या होती है, सॉलिडस लाइन होती है जो सेपरेट करती है फ्रॉम द फील्ड ऑफ द सॉलिड फ्रॉम द लिक्विड प्लस क्रिस्टल को। अभी डायग्राम दिखा दूंगा, उसको अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सॉलिडस क्या करते हैं, सॉलिडस हमारी एक लाइन है जो सेपरेट करते हैं सॉलिड को फ्रॉम द लिक्विड प्लस क्रिस्टल से। यूटेक्टिक पॉइंट क्या होता है, जहाँ पे हमारा सॉलिडस एंड लिक्विडस का कर्व क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है, उसको यूटेक्टिक पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, आगे डायग्राम में इसको अच्छे से समझाऊंगा मैं। अच्छा, ये देख लेते हैं। कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग किसको बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग इसको बोलते हैं हम कि मेल्टिंग वेयर इन अ फेज मेल्ट टू ए लिक्विड विद द सेम कंपोजिशन एज अ सॉलिड। देखो, अगर ये कोई सॉलिड है, ठीक है, जो उसका कंपोजिशन है, मेल्ट करने के बाद में जो उसका मेल्ट बना उसका कंपोजिशन भी अगर सेम हुआ तो उसको बोलेंगे हम कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग। ठीक है,
मतलब अगर इसका एक्स कंपोजिशन है ना, तो मेल्ट का भी एक्स कंपोजिशन होना चाहिए। जो हमारे सॉलिड का कंपोजिशन है वही हमारा मेल्ट का कंपोजिशन होना चाहिए। अगर ऐसा है, जो कंपोजिशन सॉलिड का है वही कंपोजिशन मेल्ट का है, तो उस तरीके की मेल्टिंग को बोलते हैं हम कॉन्करेंट मेल्टिंग। और अगर नहीं है उसको बोलते हैं हम इनकॉन्करेंट मेल्टिंग। ठीक है, क्या बोलेंगे? इनकॉन्करेंट मेल्टिंग। ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे। जैसे ये क्रिस्टल, ये था एक इंस्टेटाइट का क्रिस्टल था, ठीक है, इसको हमने हीटअप कर दिया, मेल्ट कर दिया, वो क्या हुआ, फ्रस्ट्रेट अलग निकल गया और क्वार्ट्ज अलग निकल गया। ठीक है, सॉलिड तो किसी और चीज़ का लिया हुआ था हमने, लेकिन मेल्ट किसी और चीज़ का बन रहा है। ठीक है, उससे कंपोजिशन अलग अलग है, तो उसको क्या बोलते हैं? इनकॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग बोलते हैं। मेल्टिंग वियर अ फेज मेल्ट टू ए लिक्विड विद इन अ कंपोजिशन डिफरेंट फ्रॉम द सॉलिड एंड प्रोड्यूस अ सॉलिड ऑफ द डिफरेंट कंपोजिशन ऑफ द ओरिजिनल सॉलिड। ठीक है, मतलब वो ये कि हमारा जो सॉलिड है उसका कंपोजिशन डिफरेंट है और मेल्ट का कंपोजिशन क्या हो जाता है? वो डिफरेंट हो जाता है। उसको क्या बोलते हैं? इनकॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग बोलते हैं। चलो आ जाओ अपने अब इस डायग्राम पे। इस डायग्राम को डिस्कस करते हैं। देखो भाई, इसमें क्या है कि एक्स एक्सिस पे मैंने जो ये वाली लाइन है, ये शो कर रही है कंपोजिशन, ये वाली लाइन शो कर रही है टेम्परेचर। ठीक है, अब कुछ पहले बेसिक चीज़ें सीख लो इसके बारे में। बेसिक चीज़ें क्या सीख लें जी, वो देख लो आप अभी। इस पॉइंट पे हमने रखा हुआ है एनोर्थाइट को, इस पॉइंट पे हमने रखा हुआ है एल्बाइट को, और यहाँ पे एनोर्थाइट है हमारा 100%, यहाँ पे हमारा एल्बाइट है 100%। इस पॉइंट पे, इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ भाई मैं, इस पॉइंट पे। ठीक है, एनोर्थाइट कितना है यहाँ पे? 100% है। यहाँ पे एल्बाइट क्या हमारा? 100% है। ठीक है भाई, अब जैसे मैं एनोर्थाइट से इस तरफ को मूव कर रहा हूँ ऐसे, तो मेरा एनोर्थाइट क्या कर रहा है? डिक्रीज करता जा रहा है, और एल्बाइट क्या कर रहा है? ऐसे इंक्रीज कर रहा है इस तरफ को। ठीक है, बेसिक सी बात है। जब मैं एल्बाइट से एनोर्थाइट तरफ मूव कर रहा हूँ, तो इस तरफ को क्या हो रहा है? मेरा एल्बाइट क्या कर रहा है? डिक्रीज करता जा रहा है, और एनोर्थाइट क्या कर रहा है? इंक्रीज करता जा रहा है। ये भी बिल्कुल बेसिक सी बात है। ठीक है, जो ये वाला पॉइंट है, ये 118 डिग्री सी ये मेल्टिंग पॉइंट है एल्बाइट का, और 1553 डिग्री सी ये मेल्टिंग पॉइंट है मेरा एनोर्थाइट का। ठीक है, अच्छा, जो ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन है हमारी लिक्विडस की, और जो ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन है हमारी सॉलिडस की। यहाँ पे पूरा मेल्ट है और यहाँ पे हमारा सॉलिड है। ठीक है, ये लाइन हो गई लिक्विडस की, ये वाली लाइन हो गई हमारी सॉलिडस की। यहाँ तक बात समझ में आ गई? ठीक है, तो इस डायग्राम की मैंने आपके सामने सब कुछ चीज़ें डिस्कस कर ली। एनोर्थाइट, एल्बाइट, टेम्परेचर, कंपोजिशन, ठीक है, लिक्विडस लाइन एंड सॉलिडस करो। ठीक है, अब क्या करते हैं हम? फेज रूल F=C-5+2 वाला फॉर्मूला लगाते हैं और डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालते हैं और डिस्कस करते हैं। देखो एग्जाम में यही पूछेगा यार, वो कोई भी पॉइंट दे देगा आपको, जैसे ए पॉइंट दे दिया, इसे पूछ लेगा अगर एफ़ की वैल्यू बताओ, या फिर बी पे पूछ लिया आपको इस पे एफ़ की वैल्यू बताओ। ठीक है, या कुछ और चीज़ें पूछ लेगा, अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो पहले मैं ए पॉइंट पे आता हूँ। अब इसकी एक चीज़ें समझने की कोशिश करना। ए पॉइंट पे आता हूँ, यहाँ पे मुझे बताओ आप, सबसे पहली बात सी कितना है यहाँ, कंपोनेंट कितने हैं? ए कंपोनेंट ये रहा, ए कंपोनेंट सी की वैल्यू कितनी हो गई? 2 हो गई। ये बात समझ में आ गई? तो कंपोनेंट कितने हैं यहाँ पे हमारे? 2 है। ये बात आपको समझ में आ गई। अब बात करता हूँ मैं 5, फेज कितने हैं एट पॉइंट ए। जब मैं बात कर रहा हूँ ए पॉइंट की, ए पॉइंट की, फिलहाल मैं ए पॉइंट को डिस्कस कर रहा हूँ, इस वाले को। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे बताओ आप कि इस पॉइंट पे आपको बताना है कि यहाँ पे मुझे बताओ आपकी फेज कितना है। तो देखो ये हमारा पॉइंट है 1553 डिग्री से ज़्यादा,
मतलब टेम्परेचर लगभग 1600 से भी ज़्यादा है। तो 1600 से टेम्परेचर पे क्या है कि हमारा जितना भी हमारा मिनरल है, कोई भी सॉलिड नहीं है यहाँ पे, पूरा मेल्ट है हमारा। तो मेल्ट होने की वजह से क्या, होने की वजह से हमारा फेज कितने हो गए, 1 फेज हो गया, क्योंकि सारे मेल्ट है, पूरा कंप्लीट मेल्ट है। तो यहाँ पे हमारी फाई की वैल्यू हो गई 1, सी की वैल्यू हो गई 2। अब क्या निकालना है, एफ़ निकालना है। तो एफ़ निकाल लो आप यहाँ पे। तो एफ़ की एफ इज इक्वल टू सी मतलब 2 माइनस 5 मतलब 1 प्लस 1। मैं क्या कर रहा हूँ, आइसोबैरिक कंडीशन ले रहा हूँ। तो यहाँ से क्या हो गया, एफ इज इक्वल टू कितने निकल के आ गया, एफ इज इक्वल टू निकल के आ गया हमारा 2। ठीक है। तो ए पे जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी ना हमारी होगी, ए पे हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी 2। बेसिकली यही क्वेश्चन पूछता है। जैसे ए पे उसने पूछ लिया कि ए पे भाई एफ़ की वैल्यू बताओ, तो ए पे एफ़ की वैल्यू आएगी 2। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ से हम पॉइंट बी पे आ गए, टेम्परेचर क्या हुआ, डिक्रीज़ कर दिया मैंने। और अब क्या हो रहा है कि हमारा मिनरल का क्या हुआ, मिनरल हमारा क्रिस्टलाइन होना स्टार्ट हो गया एट पॉइंट बी। ठीक है। अब बी पॉइंट पे देखो, बी पॉइंट पे हमारा सी कितना है, सी तो फिक्स्ड है, सी तो टू ही रहेगा, एक कंपोनेंट ये है, एक कंपोनेंट ये है। लेकिन फाई की वैल्यू कितनी होगी एट पॉइंट बी, फाई की वैल्यू होगी बी पे हमारी 2। कैसे, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्रिस्टल फॉर्म्ड होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, क्रिस्टल क्या हो गया हमारा, फॉर्म्ड होना स्टार्ट हो गया एट पॉइंट बी। तो बी पे हमारी फाई की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। एक तो मेल्ट हो गया, दूसरा हमारा क्रिस्टल हो गया। तो बी पे हमारा क्या होगा एट पॉइंट बी, बी पे हमारा जो एफ़ की वैल्यू होगी, एफ़ इज इक्वल टू होगा यहाँ पे सी मतलब 2 माइनस 5। फाई की वैल्यू कितने हैं, 2 हो गई। एक तो हमारा मेल्ट हो गया, दूसरा हमारा क्रिस्टल हो गया, प्लस 1 तो इज इक्वल टू 1। तो मेरा बी पे हमारी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम निकल के आई वो आ गई 1। ये बात ध्यान रखना। ठीक है। तो ये वाला एक चीज़ हमारी कंप्लीट हो गई, डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना। अब इससे आगे और इसके काफ़ी सारे कंसेप्ट डिस्कस करते हैं। चलो ठीक है, हमारी यहाँ पे f की वैल्यू आ गई थी 2, यहाँ पे हमारी f की वैल्यू आ गई 1। ये चीज़ें हमने देख ली। यहाँ पे 2 ही आई थी ना यार, ये था ना 2 एट पॉइंट ए की बात कर रहा हूँ। 2 कंपोनेंट हो गए, 1 हमारा फेज हो गया, प्लस 1 तो 2 ही तो आ गया एट पॉइंट ए। और पॉइंट बी पे कितना हो गया, 2 कंपोनेंट हो गए, 2 हमारी फेज हो गई और एक मेरा क्या हो गया। ठीक है, आइसोबैरिक कंडीशन ले रहा हूँ तो कितना आ गया, इजकल टू 1 क्या हो गया हमारा, डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गया 1 एट पॉइंट बी। ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो कि पॉइंट बी पे जो मेरा सॉलिड बन रहा है ना, वो सबसे पहले मैंने जो ए था, मैंने ए बल्क कंपोजिशन लिया था। ठीक है। तो ए जो बल्क कंपोजिशन था उसका जो कंपोजिशन है वो है AN60 एंड आप लिख लेना इसको, एंड AB, सॉरी ये AB है यार, यहाँ AN नहीं है। हाँ नहीं ठीक है AB, ठीक है AB 40। ये कंपोजिशन है मेरा, बल्क कंपोजिशन मैंने लिया था स्टार्टिंग में। मीन्स मैंने सबसे पहले ये वाला बल्क कंपोजिशन लिया था, ये वाला मैंने मेल्ट लिया था। अब मैंने टेम्परेचर डिक्रीज़ किया। ठीक है, डिक्रीज़ कर रहा हूँ। तो डिक्रीज़ करने की वजह से जो मेरा क्रिस्टल, जो सबसे फर्स्ट क्रिस्टल बना ना मेरा, तो सबसे फर्स्ट क्रिस्टल बना मेरा इस वाले मेल्ट का। मीन्स यहाँ पे लगभग मेरा AN90 कितना, AN90 मैंने आगे सब थ्योरी में लिखा हुआ है, AN90 एंड AB 10%। ठीक है। तो जो मेरा सबसे पहला जो क्रिस्टल बना है वो बना है मेरा जिसमें एनोथाइड लगभग 90% है। ठीक है। एंड एल्बाइड कितना है इसमें हमारा 10 है। तो सबसे पहले क्रिस्टल मेरा बना है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरा क्रिस्टल फॉर्म्ड हो रहा है ना, जो मेरा सबसे पहले क्रिस्टल फॉर्म्ड हो रहा है उसमें सबसे ज़्यादा उसमें क्या हो रहा है कि हमारा वो एनोथाइड को ज़्यादा ऑब्जर्व कर रहा है, उसमें हमारा एनोथाइड का कंसनट्रेशन ज़्यादा है। ठीक है। जिसकी वजह से देखो सबसे पहले यहाँ पे क्रिस्टलाइजेशन होना स्टार्ट हुआ। तो सबसे पहले क्रिस्टल मेरा बना इतना, यहाँ पे क्रिस्टल बना है, इसमें कंसंट्रेशन एनोथाइड का कितना है, लगभग 90% है। मीन्स एनोथाइड हमारा ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है। और जैसे हमारा एनोथाइड ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है तो उसमें क्या है, मेल्ट में किसी कंपोजिशन बढ़ रही है, हमारा मेल्ट में कंपोजिशन बन रहा है, हमारा एल्बाइड का बढ़ रहा है, क्योंकि एनोथाइड तो कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, कंज्यूम होता जा रहा है। भाई पहले 90 हुआ, फिर 80 होगा, फिर 70 होगा। ठीक है। तो 90, 80, 70, तो ये तो हमारा एनोथाइड तो ख़त्म होता जा रहा है। और हमारा क्या हो रहा है कि एल्बाइड का कंपोजिशन बढ़ना स्टार्ट हो रहा है, एल्बाइड तो ज़्यादा हो जाएगा ना।
ठीक है। तो जिसकी वजह से हमारा इसी वजह यही तो हमारा रीज़न है कि देखो यहाँ पे हमारा एनोर्थाइड 90% यूज हो गया। अब क्या हो रहा है कि हमारा एल्बाइट का कंपोजिशन उसमें ज़्यादा है, ठीक है। मेल्ट में क्या है कि हमारा एल्बाइट का कंपोजिशन इंक्रीज़ है, ज़्यादा हो रहा है कंपेयर टू एनोर्थाइड, जिसकी वजह से हमारा ये कर्व ना इसकी तरफ को मूव करना स्टार्ट कर देता है, इस तरफ को ऐसे मूव करता है हमारा कर्व। इसी ये तो रीज़न है हमारा कर्व इस तरफ को क्यों मूव कर रहा है। आपने कभी सोचा है कि ये ऊपर की तरफ क्यों नहीं जा रहा है? ये इसलिए नहीं जा रहा है, ये इस तरफ इसलिए जा रहा है क्योंकि हमारा कॉन्टीन्यूसली एल्बाइट का कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होता जा रहा है। क्योंकि देखो ना, आप समझने की कोशिश करो ना, यहाँ पे हमारा एनोर्थाइड 90% यूज हो गया ना। अभी मैंने थ्योरी में आगे सब कुछ लिखा हुआ है, ये अभी मैं आपको इस डायग्राम से सारी चीज़ें बताना सोच रहा हूँ, ठीक है। तो मैं आपको क्या समझा रहा हूँ कि भाई मेरा ठीक है, मेरा बल्क कंपोजिशन था ये, ठीक है। बल्क कंपोजिशन मेरा ये था, उसके टेम्परेचर मैंने डिक्रीज़ किया, मैं बी पॉइंट पे आ गया। बी पॉइंट पे आने के बाद में मैंने यहाँ से ये मेरा पहला क्रिस्टल फॉर्म हुआ मेरा, जिसमें हमारा एनोर्थाइड का कंपोजिशन है लगभग 90%, ठीक है। और हमारा एनोर्थाइड और हमारा एल्बाइट इसमें 10% है। अब कंटिन्यूसली क्या, क्योंकि देखो एनोर्थाइड हमारा ज़्यादा यूज हो रहा है, इसमें लगभग 90% यूज हो गया एनोर्थाइड। तो अब क्या हो रहा है कि एल्बाइटिक कंसंट्रेशन हमारा इंक्रीज़ कर रहा है, जिसकी वजह से हमारा कर्व हमारा इस तरफ को मूव करना स्टार्ट कर देगा। हम लोग ऐसे मूव करना स्टार्ट कर देंगे। किसी पॉइंट पे हम डी पॉइंट पे आ गए, डी पॉइंट पे आ गए हम यहाँ पे, ये लगभग ये इस कंपोजिशन का क्या होगा, लगभग डी पॉइंट पे पॉइंट ई पे हमारा लगभग एनोर्थाइड 80 एंड एल्बाइट 20, या ये 85 होगा या ये 25 होगा, ठीक है। तो ऐसे करके मतलब इसके आसपास में लगभग एनोर्थाइड 80, यहाँ पे ये लगभग यहीं पे आएगा एनोर्थाइड 80 या एनोर्थाइड 80 एंड एल्बाइट 20 का हमारा क्रिस्टल फॉर्म्ड हो जाएगा, ठीक है। कंटिन्यूसली क्या हो रहा है कि हमारा एनोर्थाइड ज़्यादा कंज्यूम होता जा रहा है और हमारा एल्बाइटिक कंसंट्रेशन हमारी बढ़ती जा रही है। तो एक पॉइंट पे हमारे यहाँ पे इस पॉइंट पे आ गए हम, देन इस डी पॉइंट पे आ गए थे हम, देन हम लोग यहाँ पे आएंगे, थोड़ा सा इधर आएंगे, देन हम पॉइंट पहुँच जाएंगे पॉइंट जी पे। तो पॉइंट जी पे क्या होगा, हमारा जो पॉइंट जी पे हमारा क्रिस्टल फॉर्म्ड होगा, इस वाले पॉइंट जी पे आ गए हम, तो यहाँ पे इस कंपोजिशन का हमारा क्रिस्टल क्या होगा, फॉर्म्ड होगा, जिसका कंपोजिशन होगा AN60 एंड AN60 एंड AB40, ठीक है। तो देखो जो मैंने स्टार्ट किया था, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, जो मैंने स्टार्ट किया था क्रिस्टलाइजेशन करना, तो मेरा बल्क कंपोजिशन का कंपोजिशन क्या था हमारा, वो था हमारा AN60 एंड AB40। और जो मेरा क्रिस्टल फॉर्म्ड हो रहा है एट इस पॉइंट पे, जो मेरा क्रिस्टल फॉर्म्ड हो रहा है उसका कंपोजिशन भी वही है, उसका कंपोजिशन भी क्या है AN60 एंड AB40। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मेरा जो क्रिस्टल फॉर्म्ड हो रहा है उसका कंपोजिशन, और जो मेरा जो हमारा बल्क मैंने स्टार्टिंग में मैंने बल्क कंपोजिशन लिया था उसका कंपोजिशन, दोनों क्या है, सेम है। तो इसलिए जो मेरा पॉइंट इस वाले पॉइंट पे क्या हो जाएगी, हमारी रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी, रुक जाएगी, स्टेशन हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। हमारी रिएक्शन क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि हमारा जो सॉलिड बन रहा है उसका कंपोजिशन और जो मैंने स्टार्टिंग में बल्क कंपोजिशन लिया था उसका कंपोजिशन, दोनों कंपोजिशन क्या है, सेम हो गया। इसलिए हमारा यहाँ पे रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ पे हमारा रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। ये बात बताओ आपकी समझ में आई या नहीं आई? भाई मैंने पॉइंट, मैं दोबारा से ब्रीफ में आपको समझा रहा हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको समझने की कोशिश करो। मैंने पॉइंट ए से स्टार्ट किया था। देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना इतनी बड़ी बात नहीं है यार, वो निकल जाएगा। क्या है उसमें, सी का आपकी वैल्यू पता चल गई, आपको फाई का पता चल गया। भाई फेज निकालने में क्या प्रॉब्लम है, यहाँ आपके लिखा हुआ है मेल्ट है, पूरा मेल्ट है, यानी कि फाई की वैल्यू 1 है। बी पे आप पहुँच गए, बी पे आप पहुँच गए मतलब मेल्ट है और एक क्रिस्टल यहाँ पे फॉर्म होना स्टार्ट हो गया, तो फाई की वैल्यू 2 हो गई। सिंपल सा फॉर्मूला है F=C-5+1, वहाँ से आप इजीली निकाल लोगे। लेकिन बात ये है कि आपको ये समझो ना कि ये कर्व हमारा इस तरफ कोई क्यों मूव कर रहा है, ठीक है। हम लोग नीचे की तरफ ही क्यों आ रहे हैं, ये चीज़ समझने की कोशिश करो ना। और रिएक्शन हमारी कहाँ पे स्टॉप हो रही है, क्यों स्टॉप हो रही है, ठीक है। जब मैं इस तरफ को मूव कर रहा हूँ तो कौन सा हमारा कंपोनेंट है एनोर्थाइड और एल्बाइट में से कौन सा कंपोनेंट हमारा ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है, कौन सा हमारा कम कंज्यूम हो रहा है, और कंज्यूम होने की वजह से हमारा रिएक्शन किस तरफ को मूव कर रहा है।
ये चीज़ समझने की कोशिश करो ना। तो जैसे मैं बी पॉइंट पे हूँ तो यहाँ पे मैं ये बोल रहा हूँ कि जब मैं बी पॉइंट पर, तो यहाँ पे जो क्रिस्टल बन रहा है उसमें एनोडाइड 90% है, और एनोडाइड 90% होने की वजह से एनोडाइड ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है, ठीक है। तो ज़्यादा कंज्यूम होने की वजह से क्या हो रहा है कि हमारी एल्बाइड की कंसंट्रेशन बढ़ रही है। भाई एनोडाइड तो निकल गया ना, एनोडाइड में तो 90% यूज हो गया वो तो, ठीक है। तो बचा क्या है, एल्बाइड बचा। तो एल्बाइड की क्या है, कंसंट्रेशन बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए हमारा कर्व क्या है वो इस तरफ को मूव करते जा रहा है, इस तरफ को हम क्या करेंगे, मूव करते जा रहे हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ थे, फिर यहाँ आएंगे, फिर यहाँ आएंगे, यहाँ आएंगे, क्योंकि कंटिन्यूसली हमारा क्या हो रहा है कि हमारा एल्बाइड बढ़ रहा है ना, एनोडाइड हमारा क्या हो रहा है, यूज हो रहा है। तो इस पॉइंट पे जाके क्या होगा, इस पॉइंट पे यहाँ पे जी है, यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे जब हम पहुँच गए तो यहाँ पे जो क्रिस्टल बनेगा वो हमारा बन रहा है एनोडाइड 60 एंड एल्बाइड 40 का, जिसका कंपोजिशन हमारा इक्वल हो जाता है बल्क कंपोजिशन के। और इस कंडीशन में हमारी क्या होता है, इक्वेशन हमारी स्टॉप हो जाती है, रुक जाती है, क्योंकि हमारा कंपोजिशन क्रिस्टल का और जो हमारा मेल्ट था, जो हमने स्टार्टिंग में मेल्ट लिया था, दोनों कंपोजिशन क्या हो गया, सेम हो गया। इस केस में हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, हमारी इक्वेशन रुक जाएगी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये। अब वही चीज़ मैंने थ्योरी लिखी हुई है इसकी। अच्छा ये क्या लिखा है मैंने, हाँ मैंने वही चीज़ लिखी हुई है। अब मैं कंसिडर कर रहा हूँ बी से डी की तरफ। नाउ मूव फ्रॉम बी टू डी, बी से डी की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। डायग्राम पे ध्यान रखना, बी से डी की तरफ जा रहे हैं तो टुवार्ड्स अच्छा जब हम बी से डी की तरफ डी की तरफ जा रहे हैं तो एल्बाइड टुवार्ड्स डी, टुवार्ड्स एल्बाइड मीन्स हम एल्बाइड की तरफ मूव कर रहे हैं, बिकॉज एल्बाइड कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग ड्यू टू मैक्सिमम क्रिस्टलाइजेशन ऑफ द एनोडाइड। क्योंकि जैसे जैसे हम बी से डी की तरफ जा रहे हैं ना, जैसे जैसे एल्बाइड की तरफ हम मूव कर रहे हैं, क्योंकि ड्यू टू क्रिस्टलाइजेशन ऑफ द मैक्सिमम क्रिस्टलाइजेशन ऑफ द एनोडाइड, एनोडाइड का बहुत ज़्यादा क्रिस्टलाइजेशन हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारा एनोडाइड की कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है। इसलिए हम क्या है, बी से डी, डी से जी, इस तरफ को हम क्या कर रहे हैं, मूव करते जाते हैं, ठीक है। तो आप देखो इस पर हम लोग पॉइंट ए पे हैं, ठीक है, हम लोग पॉइंट ए पे हैं, तो यहाँ पे एनोडाइड कितने हैं, 90% है, और एल्बाइड 10% है। फिर हम बी पे चले गए, बी पे आप सोच लो कि एनोडाइड चलो मान लो आप 85% है, ठीक है। देन हम यहाँ पे ए बी सी डी ई पे चले जाएंगे, एच पे चले जाएंगे, यहाँ पे चले जाएंगे, यहाँ पे चले जाएंगे, तो क्या रहेगा हमारा कंटिन्यूसली एनोडाइड कंज्यूम हो रहा है, क्रिस्टलाइन होना स्टार्ट हो रहा है, और हमारा क्या होगा, एल्बाइड की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, इंक्रीज़ कर रही है, ठीक है। वो चीज़ मैंने यहाँ पे समझाई है। तो नाउ क्रिस्टल विल बी, किसका क्रिस्टल बनेगा, हमारा क्रिस्टल बनेगा इससे आगे भाई एनोडाइड 80 एल्बाइड 20 का, देन बन जाएगा हमारा एनोडाइड 70 एल्बाइड 30 का, देन हमारा क्रिस्टल बनेगा एनोडाइड 60 एंड एल्बाइड 40 का, फाइनल क्रिस्टल बनेगा ये, ठीक है। रिएक्शन यहाँ पे क्या जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि हमारा जो हमने स्टार्टिंग में मेल्ट का कंपोजिशन लिया था उसका कंपोजिशन और हमारा क्रिस्टल का कंपोजिशन, जो हमारा क्रिस्टल बन रहा है उसका कंपोजिशन क्या हो गया, सेम हो गया, इसलिए हमारी जो रिएक्शन क्या हो जाएगी, रुक जाएगी यहीं पे, ठीक है। इन एनोडाइड 60 एल्बाइड 40 सॉलिड, दिस केस द सॉलिड कंपोजिशन इक्वल टू द बल्क कंपोजिशन, ठीक है, बल्क कंपोजिशन के बराबर हो गया, इसलिए हमारी रिएक्शन क्या हो जाएगी, विल स्टॉप हो जाएगी, इक्वेशन हमारे यहाँ पे रुक जाएगी। इन दिस क्रिस्टलाइजेशन द क्रिस्टल रिएक्ट विद मेल्ट, इस सिस्टम में क्या आता है, इस क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है, हमारा क्रिस्टल है वो मेल्ट के साथ हमारा क्या करता है, रिएक्शन करते हैं। जैसे पहले मेरा लिक्विड था, ठीक है, लिक्विड के मतलब हमारा फेज 1 था, जो पहला क्रिस्टल बना था वो P1 से रिएक्शन करेगा, द लिक्विड 2 बनेगा एंड वो रिएक्शन करेगा P2 के साथ, देन हमारा लिक्विड 3 बनेगा, देन वो रिएक्शन करेगा फेज 3 के साथ में। तो मतलब ऐसे कंटिन्यूसली हमारे क्या करते हैं, रिएक्शन ही हमारी चलती जाती है। जैसे मतलब मैंने आपको बताया था ना कि पहले एनोडाइड बन रहा है, ठीक है, एनोडाइड का कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, हमारा कंज्यूम होते जा रहा है, ठीक है, क्योंकि उसके क्रिस्टल हमारे फॉर्म होते जा रहे हैं, एल्बाइड हमारा इंक्रीज करता जा रहा है। तो इसलिए हमारा लिक्विड 1 + P1 इक्वल टू लिक्विड 2 + P2 इक्वल टू लिक्विड 3 + P3, हमारी रिएक्शन क्या कंटिन्यूसली ये ऐसे चलते रहते हैं। तो इसलिए इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, हम कॉन्टीन्यूअस रिएक्शन बोलते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कॉन्टीन्यूअस रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। वही चीज़ मैंने लिखी हुई है आपके सामने, मैंने वो एल्बाइड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 118 डिग्री सी एंड एनोडाइड का हमारा 155 डिग्री सी। पॉइंट ए पे मैंने आपको बता दिया कि वहाँ पे बल्क कंपोजिशन कितना है, AN 60
एंड बी एन AN 60 AB 40 F इक्वल टू C - 5 + 1 फेज रूल में लगा। मैंने बताया ना बहुत आसान है ये। C की वैल्यू 2 है, 5 P की वैल्यू 1 है, +1 हो गया, F इक्वल 2 निकल के आ गया। ठीक है, नेक्स्ट एट पॉइंट C। अच्छा, ये चीज़ और देख लेते हैं। वही चीज़ मैंने वही लिखी हुई है इसमें, जैसे मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किया ना, वही मैंने थ्योरी में लिखा हुआ है कि हमारा जैसे जो BC लाइन है ना, तो उसको आगे देख लेंगे अभी। अच्छा, ये देखो, हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जैसे मैंने आपके सामने बताया था ना कि बाइनरी सिस्टम 2 टाइप का होता है, विद सॉलिड सॉल्यूशन। तो आप लोग देख रहे हो, विद सॉलिड सॉल्यूशन का मतलब है कि मतलब हमको कंबाइंड क्रिस्टल मिल रहा है। किस किस का, कि देखो जैसे क्रिस्टलाइजेशन हो रहा है ना, तो यहाँ पे मुझे एल्बाइट का और एनोर्थाइट का कंबाइंड क्रिस्टल मिल रहा है, दोनों का कंबाइंड मिल रहा है। ठीक है, तभी तो मैंने लिखा था कि यहाँ पे क्या होगा, मेरा एक्स एंड वाई कंपोजिशन का सॉलिड ना हमको एक मिलेगा। ठीक है, जो सॉलिड मिलेगा हमको वो एक्स एंड वाई दोनों का मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे वही तो हो रहा है। तो पॉइंट C पे जो मेरे को क्रिस्टल मिल रहा है, वो क्रिस्टल मिल रहा है हमारा एनोर्थाइट का और एल्बाइट का, दोनों का कंपोजिशन उस पर्टिकुलर सॉलिड में है। वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी हुई है कि हमको यहाँ पे मिक्स्ड क्रिस्टल मिल रहे हैं। क्या मिल रहे हैं? मिक्स क्रिस्टल मिल रहे हैं। किस किस के? एनोर्थाइट की एंड एल्बाइट के। जो मैं क्रिस्टल बन रहा है, जो मेरा रॉक फॉर्म्ड हो रहा है, जो मेरा मिनरल फॉर्म्ड हो रहा है, सॉरी, जो मिनरल फॉर्म हो रहा है उसमें मेरा एल्बाइट भी है और उसमें क्या है हमारा एनोर्थाइट भी है। ठीक है, मीन्स मुझे क्या मिल रही है? मिक्स्ड क्रिस्टल मिल रहा है। किस किस के? एल्बाइट के एंड एनोर्थाइट के। ठीक है, तभी तो बोलते हैं इसको विद सॉलिड सॉल्यूशन। मीन्स हमारा इसमें एल्बाइट मिल रहा है और हमारा एनोर्थाइट मिल रहा है, जिसका कंपोजिशन क्या है? अगर मैं फर्स्ट वाली बात करूँ, जो पॉइंट B पे जो मेरा BC पे मिल रहा है, वो मिल रहा है इसमें हमारा एनोर्थाइट 90% एंड एल्बाइट 20% मिल रहा है। ठीक है, वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी हुई है कि यहाँ पे हमको मिक्स क्रिस्टल मिल रहे हैं। मीन्स इसमें क्या हो रहा है कि हमारा 90% क्या हो रहा है, हमारा एनोर्थाइट यूज हो रहा है। ठीक है, हमारा क्या हो रहा है? 90% क्या हो रहा है? एनोर्थाइट यूज हो रहा है। जैसे जैसे मैं B से D की तरफ बढ़ रहा हूँ, ऐसे मेरा BC पे हमारा क्या हो रहा है कि हमारा एनोर्थाइट ज़्यादा यूज हो रहा है। और एनोर्थाइट ज़्यादा यूज होने की वजह से क्या हो रहा है कि हमारा एल्बाइट का कंपोजिशन क्या है? कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है और हम लोग B से D, D से G की तरफ क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। ठीक है, वही चीज़ मैंने लिख लिया। रिमेनिंग इसमें क्या होगा? एल्बाइट क्या होगा? इसमें रीच होगा। डेट इज़ वाई कर्व मूव टुवर्ड्स द एल्बाइट। ठीक है, अब ये क्या लिखा है? अच्छा, वही चीज़ जो मैंने आपको सामने एक्सप्लेन किया, वही मैंने थ्योरी में लिखी हुई है कि पहले एनोर्थाइट 90, देन एनोर्थाइट 80 बनेगा, देन हमारा एनोर्थाइट 60 बनेगा। ठीक है, लिक्विड 1 प्लस लिक्विड फेज 1 इक्वल टू लिक्विड 2 प्लस फेज 2। ठीक है, तो जो लिक्विड 1 होगा ना, देखो इस वाले इक्वेशन को थोड़ा समझ लो। जो लिक्विड 1 प्लस फेज 1 होगा वो इक्वल टू है लिक्विड 2 प्लस फेज 2 के बराबर है। तो जो लिक्विड 1 है ना, उसमें क्या होगा? रिच इन सोडियम, देन लिक्विड 2। जो हमारा लिक्विड 1 है ना, लिक्विड 2 है ना, उसमें क्या होगा? एल्बाइट क्या होगा? ज़्यादा होगा कंपेयर टू L1। ये बात ध्यान रखना। ये मैंने देखो जो ये सॉरी यहाँ पे ना L1 लिखा हुआ है, जो मैंने लिखा है ना L2 इजकल टू, बट मैं मार्क कर देता हूँ। जो L2 होगा ना, जो लिक्विड 2 होगा ना, रिच इन सोडियम, उसमें सोडियम ज़्यादा होगा। देन ये L2 नहीं है, ये L1 है। ठीक है, L1, क्योंकि L1 में L2 जो हमारा सोडियम है, L1 में तो एनोर्थाइट ज़्यादा होगा ना, L1 में हमारा एनोर्थाइट कंज्यूम हो जाएगा। जो बाद का लिक्विड बनेगा उसमें क्या होगा? उसमें कंसनट्रेशन हमारी L2 में किसकी ज़्यादा होगी? एनोर्थाइट, उसकी एल्बाइट की कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी। ठीक है, ऐसे ही फेज 1 है कि जो हमारा फेज 1 है, जो P2 है, रिच इन द सोडियम, देन P1। जो फेज 2 होगा, रिच इन सोडियम, देन
फेज़ वन से क्या होगा, इसमें हमारा जो क्रिस्टल बनेगा, हमारा फेज़ टू में जो क्रिस्टल बनेगा उसमें जो हमारा कंसनट्रेशन होगा सोडियम का वो ज़्यादा होगा, ये बात ध्यान रखना। अब लीवर रूल देख लेते हैं, इसमें क्या होता है। देखो बिल्कुल बेसिक से ऐसा समझने की कोशिश करो। यहाँ पे इस वाली लाइन को देखो आप, DF लाइन, ठीक है। तो जो इधर वाला एरिया है, जो यहाँ से DH लाइन है, DH इंडिकेट करते हैं हमारा क्रिस्टल को, ये बात ध्यान रखना। DH क्या इंडिकेट करते हैं, क्रिस्टल को, और HF है ये इंडिकेट करता है लिक्विड को। क्या करता है, लिक्विड को इंडिकेट करता है। तो अगर मुझे ये बीच में जो ये ट्रायंगल जैसा बना है इसको बोलते हैं हम फुलक्रम रखा है यहाँ पे, और इस पूरे प्रोसेस को हम जो निकाल रहे हैं मीन्स हमारा परसेंटेज ऑफ द क्रिस्टल, परसेंटेज ऑफ द लिक्विड, इसको हम बोलते हैं लीवर रूल। फॉर्मूला क्या है हमारा, बहुत आसान सा फॉर्मूला है कि परसेंटेज ऑफ सॉलिड, ठीक है। ये मेरा सॉलिड, ये वाला पार्ट सॉलिड हो गया, ये वाला पार्ट लिक्विड हो गया। अगर मुझे सॉलिड का कंसंट्रेशन निकालना है तो सॉलिड को मैंने डिनोट किया है यहाँ पे A से, और लिक्विड को मैंने डिनोट किया है यहाँ से B से, ठीक है। तो परसेंटेज क्रिस्टल ऑफ A, तो उसका फॉर्मूला होगा A/A+B × 100। ये फॉर्मूला लर्न कर लेना यार, या समझ लेना अपने हिसाब से। यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे ये फुलक्रम है और इसके इधर ही हमारा क्या, ये सॉलिड होता है, यहाँ पे ये लिक्विड होता है। फॉर्मूला क्या है, मेरे को अगर क्रिस्टल का मेरे को परसेंटेज निकालना है तो इसको मैंने A माना है, इसको मैंने B माना है, तो ये हो जाएगा A/A+B × 100। बिल्कुल आसान सा है। यहाँ पे आप क्या करो, A की वैल्यू रख देना, A+B की वैल्यू रख देना, यहाँ पे सीधा आपका आंसर निकल के जाएगा। सीधा न्यूमेरिकल यहाँ से ऐसे आप सोल्व कर सकते हो। अगर आपको लिक्विड की परसेंटेज निकालनी है तो इस ऊपर B आ जाएगा, B/A+B × 100। यहाँ से क्या हो जाएगा, हमारा आपका लिक्विड की परसेंटेज निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो ये आसान सा था। तो ये बात ध्यान रखना आपकी, इस तरफ सॉलिड होता है, और इस तरफ ये वाली लाइन है, ये इंडिकेट करते हैं सॉलिड को, और ये वाली लाइन करते हैं हमारी लिक्विड को। कैसे समझोगे इसको, देखो इस वाले पॉइंट पे हो पहले, B वाले पे, जैसे जैसे हम नीचे की तरफ मूव कर रहा हूँ ना ऐसे में, तो ऐसे मेरा क्या आ रहा है कि सॉलिड बढ़ता जा रहा है, सॉलिड कंसंट्रेशन की बढ़ रही है। तो इस तरफ वाली लाइन जो है, ये वाली लाइन मीन्स मेरी DH लाइन, वो इंडिकेट कर रही है क्रिस्टल को, मतलब सॉलिड को, और इस तरफ वाली लाइन मतलब HF इंडिकेट कर रहा है लिक्विड को। क्या कर रहा है, लिक्विड को इंडिकेट कर रहा है। फॉर्मूला ही मैंने आपको बता दिया, आसान सा है, ध्यान रखना, ठीक है। चलो अब बात करते हैं सेकंड। देखो मैं बिल्कुल ब्रीफ में बताऊंगा इसके बारे में, मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन ही दे रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर इसको कवर करेंगे, काफ़ी बड़ा होगा लेक्चर ये। तो नेक्स्ट हमारा आ गया बाइनरी सिस्टम विद सॉलिड सॉल्यूशन। अब देखो इस वाले में और इस वाले में डिफरेंस क्या है। इसमें जो क्रिस्टल बनेगा ना, इसमें जो XY मेल्ट है, तो इसमें X का क्रिस्टल मेरे को सेपरेट मिलेगा, Y का क्रिस्टल मुझे क्या मिलेगा, सेपरेट मिलेगा। सेपरेट कैसे मिलेगा, जैसे मैं डाइऑक्साइड और एनोड को ले रहा हूँ, तो डाइऑक्साइड एनोड को मैं लूँगा ना, तो देखो पॉइंट A को कंसिडर करो पहले। पॉइंट A को अगर मैं ले रहा हूँ तो पॉइंट A पे मैंने मान लिया कि पॉइंट A ले लिया मैंने यहाँ पे तो पूरा कम्प्लीटली मेल्ट है। जब मैं पॉइंट A से B पे आ गया, तो जब B पे जो क्रिस्टल बनेगा ना, वो कम्प्लीटली प्योर मेरा एनोड साइड निकलेगा। प्योर क्या निकलेगा, एनोड साइड निकलेगा। और अगर मैं डाइऑक्साइड की बात करूँ, D पे तो मेरा पूरा मेल्ट है, D से मैं टेम्परेचर डिक्रीज करके E पे आ गया। जो E पे जो पहला क्रिस्टल मेरा मिलेगा ना E पॉइंट पे, तो वो मेरा प्योर डाइऑक्साइड मिलेगा। क्या मिलेगा, प्योर डाइऑक्साइड मिलेगा। वो मेरे को मिक्स क्रिस्टल यहाँ पे नहीं मिलेगी। जब मैं बात कर रहा हूँ विद सॉलिड सॉल्यूशन की, मीन्स इसमें मैंने लिखा है ना कि इसमें X क्रिस्टल अलग मिलता है, Y क्रिस्टल अलग मिलता है। इसका मतलब क्या था, इसका मतलब यही था कि यहाँ पे अगर मैं B पॉइंट की बात करूँ तो यहाँ पे B पे मेरा एनोड साइड अलग मिलेगा। इसमें प्योर उसमें 100% उसमें एनोड साइड ही होगा, और यहाँ पे मेरा 100% क्या होगा, डाइऑक्साइड ही होगा। ठीक है, इसमें डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन यहाँ पे क्या होगी, 100% होगी। यहाँ पे मेरे को मिक्स क्रिस्टल नहीं मिलने का। ठीक है, यूटेक्टिक की बात करेंगे, यूटेक्टिक पे मिलता है। ठीक है, वो चीज़ देख लें। पहले मैं आपको यही बता रहा हूँ, यही चीज़ समझा रहा था कि सॉलिड सॉल्यूशन क्या होता है और विदाउट सॉलिड सॉल्यूशन क्या था। यहाँ पे तो आपने देखा ना, यहाँ पे तो मेरे को मिक्स क्रिस्टल मिल रहे थे, एल्बाइट के एनोड साइड दोनों आपस में कंबाइंड मिले थे। लेकिन यहाँ पे इस केस में क्या हो रहा है कि इस केस में हमारा एनोड साइड सेपरेट मिलेगा एंड डाइऑक्साइड हमारा सेपरेट मिलेगा। कैसे, जैसे यहाँ पे A था, B पे पहुँच गया मैं, B पे यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल लेंगे। यहाँ पे हमारी वही C की वैल्यू 2 है,
पी की वैल्यू फाई की वैल्यू 2 हो गई एंड आइसोबैरिक कंडीशन में निकाल लेंगे उसको हम, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्रिस्टल फॉर्म हो रहा है देखो, यहाँ पे ये लाइन ऐसे जाएगी, यहाँ पे जो प्योर मिलेगा, प्योर एनोड साइड मिलेगा, ऐसे जाके प्योर एनोड साइड बनेगा जिसमें 100% एनोड साइड होगा। और इस केस में यहाँ पे प्योर ऐसे जाएंगे हम, यहाँ ले लो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ से ले लो, यहाँ से प्योर मेरा क्या मिलेगा, सॉरी ऐसे, देन ऐसे, यहाँ पे प्योर मेरा क्या मिलेगा, डाइऑक्साइड मिलेगा, ठीक है। तो ये होता है हमारा सॉलिड सॉल्यूशन में, जिसमें हमारा प्योर एनोथाइड मिल रहा है, प्योर हमारा डाइऑक्साइड मिल रहा है। फिर आगे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लूँगा मैं ये यूटेक्टिक क्या होगा, यहाँ पे हम लोग वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे फेज रूल वाला, ठीक है, शायद से मैंने लिखा है यहाँ पे एट पॉइंट ए पे हमारा एफ इजिकल टू एफ माइनस, पॉइंट ए पे तो हमारा पूरा मेल्ट है ना यहाँ पे, तो एफ इजिकल टू 2 - 2 हमारा कंपोनेंट हो गया, फाई की वैल्यू 1 हो गई, आइसोबैरिक कंडीशन 1 ले लिया मैं, तो यहाँ पे एफ की वैल्यू कितनी आ गई एट पॉइंट ए, यहाँ पे एफ की वैल्यू आ गई 2, और पॉइंट बी पे हमारे एफ की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे देखो फेज 2 हो गई बी पे, यहाँ पे तो हमारा क्रिस्टल फॉर्मना स्टार्ट हो गया एनोथाइड का और हमारा मेल्ट हो गया, तो यहाँ पे फाई की वैल्यू हो गई 2, तो यहाँ पे एफ इजिकल टू क्या निकल गया, एफ इजिकल टू निकल के आ गया 1, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई यहाँ पे 1। आगे डिस्कस करूँगा डिटेल में बहुत अच्छे से इसको, यहाँ पे मैंने थोड़ा आपको बताया है कि सॉलिड सोल्यूशन में हमको कैसे क्रिस्टल मिलने हैं और विदाउट सॉलिड सोल्यूशन में हमको कैसे हमारे क्रिस्टल मिलने हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में इसको बाइनरी को बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस करूँगा, इस वाले को सॉलिड सॉल्यूशन को कैसे क्या यूटेक्टिक पॉइंट होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम को देखेंगे हम, ठीक है, और डिफरेंट पॉइंट में हम आइडेंटिटी निकालेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम को, ठीक है। तो आज के लिए इतने रखते हैं, आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ जूनियर सीनियर, ठीक है, उनको भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतने रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे आगे। सो थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। कुछ प्रॉब्लम हो यार, कुछ समझ में ना आए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे। टेलीग्राम चैनल का मैं लिंक मैंने आपको बता दिया था, मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, वहाँ से आप उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलो।